हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने शिक्षा पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करेंगे भू संचलन के बारे में। फिजिकल ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। आपको फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर में ये टॉपिक देखने को मिलता है सिलेबस में। तो आज हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। हमारी ये एक सीरीज चल रही है, आपको पूरा सिलेबस हम करवा रहे हैं। यहाँ पे डिटेल्ड क्लासें चल रही हैं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो यूज़फुल लग रही हो या आपको इनसे कुछ सहायता मिल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ठीक है। जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और कुछ एक्स्ट्रा या ज़्यादा करने की हमें अपने आप में वो होती है। तो चलते हैं, भू संचलन के बारे में बात करते हैं। भू संचलन, देखो भू संचलन होता क्या है। जब पृथ्वी की जो भूपरपटी है, पृथ्वी की भूपरपटी में आंतरिक बलों के कारण, पृथ्वी की भूपरपटी में आंतरिक बलों के कारण जो संचलन पैदा होता है, हलचल पैदा होती है, ठीक है, उनको अपन कहते हैं, उसको कहते हैं भू संचलन। पृथ्वी की भूपरपटी में, सीधा लिख लो, भूपरपटी में आंतरिक बलों के, या अंतर्जात बल भी कह सकते हैं। दो प्रकार के बल पढ़ते हैं अपन, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, ठीक है। दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण। अब बात करते हैं भू संचलन की। भूपरपटी में, देखो मैं यहाँ पे मैं भूल गया हूँ लिखना, आंतरिक बलों के कारण, आंतरिक बलों के कारण जो इसकी मुलायम चट्टान होती हैं उनमें जो संचलन पैदा होता है, मुलायम चट्टानों में जो संचलन पैदा होता है भूपरपटी में आंतरिक बलों के कारण, जो संचलन या इसको अपन परिवर्तन भी कह सकते हैं, होता है उसे भू संचलन कहते हैं। भू संचलन कहते हैं, ठीक है। अब देखो दो प्रकार के बल कार्य करते हैं भू संचलन में अपने। तो उन बलों के बारे में अपन एक बार देखते हैं कौन कौन से बल हैं। बल, यही मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। तो देखो दो प्रकार के बल हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। देखो बहिर्जात बल में काम करता है आपका अनाच्छादन, बहिर्जात बल में काम करता है आपका अनाच्छादन। और अनाच्छादन में दो क्रियाएं होती हैं, अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण। ठीक है। अब इस अपर्दन में कौन कौन से कारक कार्य करते हैं, मैंने जब आपको आपकी प्रश्नोत्तरी सीरीज जब चली थी उसमें फिजिकल से संबंधित जो टॉपिक थे उसमें
जो बहिर्जात बलों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां थी उनमें मैंने 5 एजेंट बताए थे, वो एजेंट ही काम करते हैं अपर्दन और निक्षेपण का। वो एजेंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कौन कौन से हैं। देखो, पहला है बहता जल, पवन, हिमानी, हिमानी या परहिमानी भी इसमें लिख सकते हैं आप, ठीक है। चौथा है महासागरीय जल, और पांचवा है भूमिगत जल। ठीक है, ये हैं बहिर्जात बल में जो बल कार्य करता है वो होता है अनक्षादन। अनक्षादन में भी दो चीजें चलती हैं, अपर्दन और निक्षेपण। देखो, अपर्दन में क्या होता है, उसका कटाव होता है, ठीक है, सतह का कटाव किया जाता है। और निक्षेपण में क्या होता है, उस कटाव के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ निकलता है या जो तलछट निकलती है उसको दूसरी जगह पर ले जाकर उसका निक्षेपण कर दिया जाता है या उसका जमाव कर दिया जाता है, वो कहलाता है आपका निक्षेपण। ठीक है, अपर्दन किन किन कारकों द्वारा होता है, बहता जल, पवन, हिमानी या परहिमानी, महासागरीय जल और भूमिगत जल, ये इसके 5 एजेंट हैं जो अपर्दन में काम करते हैं या जो पृथ्वी की स्थलाकृति है उसको समतल बनाने में काम करते हैं। ठीक है, ये हैं आपके बहिर्जात बल। अब बात करते हैं आपके अंतर्जात बल। देखो, अंतर्जात बल में भी 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। दो प्रकार के बल कार्य करते हैं अंतर्जात बल में। एक तो होता है दीर्घकालिक बल और एक होता है त्वरित बल, यानी कि कम समय में काम करने वाला, और एक लंबे समय में काम करने वाला। एक तो होता है दीर्घकालिक बल और एक होता है आकस्मिक बल। यानी कि दीर्घ काल में लंबे समय में जो बल कार्य करते हैं, यानी कि उनमें लाखों करोड़ों वर्ष लगती हैं, करोड़ों वर्ष लगती हैं, वो तो कहलाते हैं दीर्घकालिक बल। और आकस्मिक बल होते हैं वो एक साथ ही घटित होते हैं, उनसे ज्यादा निर्मित जो क्रिया हैं वो एक साथ ही होती हैं। इस आकस्मिक बल में हम देखो 2 चीजें लेते हैं, भूकंप एक साथ आता है, दूसरा ज्वालामुखी। इसमें देखो ज्वालामुखी जो होते हैं वो केंद्रीय उद्गार वाले होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। देखो, ज्वालामुखी का उद्गार 2 तरीके से होता है, दरारी उद्भेदन के रूप में और केंद्रीय उद्गार के रूप में। दरारी उद्भेदन के रूप में जो होता है वो इसमें नहीं आता है आकस्मिक बल में, लेकिन जो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी होते हैं वो आते हैं किसमें, आपके केंद्रीय आकस्मिक बल में। अब दीर्घकालिक बल 2 प्रकार से कार्य करता है, ये भी देखो। एक तो है इसमें महादेश जनक बल, और एक होता है पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल, ठीक है। एक होता है महादेश जनक बल और एक होता है पर्वत निर्माणकारी बल। देखो, महादेश जनक बल को हम एक ये भी बोल सकते हैं कि महाद्वीप महासागर उत्पत्ति वाले बल, महाद्वीप या महासागरों की उत्पत्ति वाले बल ही क्या कहलाते हैं, महादेश जनक बल। ठीक है, अब देखो पर्वत निर्माणकारी बल में 2 चीजें कार्य करती हैं। एक तो होता है पर्वत निर्माणकारी बल में ब्रंसन और बलन। ठीक है,
पर्वत निर्माणकारी बल में दो चीजें कार्य करती हैं, भ्रंशन और बलन। अब देखो भ्रंशन और बलन के बारे में भी हम अलग अलग से आपसे बताएंगे। इसमें होता है, इसमें आती है भ्रंशन में चटकन या भ्रंश, इसके द्वारा क्या बनते हैं, इस बल के द्वारा चटकन या भ्रंश। ठीक है, भ्रंशन के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां या कौन कौन से भाग बनते हैं, इसमें चटकन आती है भूपरपटी में, या भ्रंश का निर्माण होता है भूपरपटी में। उसके बाद है बलन। बलन के द्वारा विभिन्न प्रकार के बलों का निर्माण होता है, बलनों का निर्माण होता है, वो हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। कौन कौन से ये बल होते हैं, कौन कौन से ये बल होते हैं। ठीक है, इसमें भी अपन लिख सकते हैं संबलन या बलन, ऐसे जैसे दो प्रकार के बल हैं, संबलन या बलन। अब संबलन में भी दो प्रकार से होता है, उत्संबलन और अवसंबलन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बल कार्य करते हैं। एक बार आपको मैं इनके बारे में बता देता हूं। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल काम करते हैं भू संचलन में। ठीक है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। ठीक है, बहिर्जात बल के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये इसमें अनाच्छादन की क्रिया कार्य करती है, अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन में भी 5 इसके कारक मैंने आपको बताए थे। बहते हुए जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं, हिमानी या परहिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं, और महासागरीय जल या भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं, और इनके द्वारा ही निक्षेपण की क्रिया भी की जाती है। उसके बाद यदि बात करें अंतर्जात बल, अंतर्जात बल में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, दीर्घकालिक बल और आकस्मिक बल। आकस्मिक बल में मैंने बताया आपको कि भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। आकस्मिक बल वो होते हैं, वो एक साथ घटित होते हैं, यानी कि उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, तुरंत घटित होते हैं। जैसे भूकंप एक साथ आता है, तुरंत आता है। और केंद्रीय ज्वालामुखी जो होते हैं वो भी इसमें आते हैं आपके आकस्मिक बल में। दीर्घकालिक बल में कौन कौन से बल आते हैं, इसमें महादेश जनक या महाद्वीप या महासागरों की उत्पत्ति से निर्मित बल कार्य करते हैं। इसमें महादेश जनक बल, इस महादेशक जनक बल को हम ये भी कह सकते हैं कि महाद्वीप या महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित बल। इसके बाद है पर्वत निर्माणकारी बल। अब पर्वत निर्माणकारी बल में दो चीजें कार्य करती हैं, भ्रंशन और बलन। ठीक है, भ्रंशन में क्या होता है, देखो जो तरंगे हैं वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं, आंतरिक तरंगे एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं, यानी कि चट्टानें एक दूसरे से दूर हटती हैं। और बलन की यदि बात करें उसमें चट्टानें आमने सामने गति करती हैं। भ्रंशन में क्या होता है, चट्टान एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं, दूर हटती हैं, मतलब ये है। और बलन की यदि बात करें आमने सामने गति करती हैं। सॉरी। अब इसमें भी दो चीजें होती हैं, संबलन और बलन। ठीक है, बलन तो है ही, लेकिन संबलन में क्या होता है, उत्संबलन और अवसंबलन। जब बलन के द्वारा एक ऐसी स्थलाकृति का निर्माण होता है, जैसे देखो इस तरह से। अब देखो ये ऊपर उठा हुआ भाग जो है ये तो कहलाता है उत्संबलन, और नीचे धसा हुआ भाग कहलाएगा अवसंबलन। ये तो है उत्संबलन और ये वाला भाग कहलाएगा अवसंबलन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भूसंचलन बल कार्य करते हैं। भूसंचलन के बारे में मैंने आपको बताया कि भूपरपटी में आंतरिक बलों के द्वारा जो संचलन या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे अपन कहते हैं भूसंचलन। इसमें कुछ बल कार्य करते हैं, उन बलों के बारे में मैंने आपको ये एक डायग्राम बना के समझाया है। अब बात करते हैं अपन भूसंचलन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की, या इनके द्वारा किन किन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। भूसंचलन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां।
ठीक है। अब इसमें भी अपन दो चीज पढ़ेंगे, भ्रंशन या भ्रंश, इसको अपन फॉल्ट कहते हैं, और दूसरा है बलन, जिसको अपन फोल्ड कहते हैं। ठीक है। अब भ्रंशन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं कुछ, ठीक है, या भ्रंशन के प्रकार हैं कुछ, वो अपन इसमें पढ़ेंगे। अब बात करते हैं भ्रंशन की। भ्रंशन निर्मित इसके प्रकार पढ़ेंगे पहले, भ्रंशन के प्रकार और निर्मित स्थलाकृतियां। निर्मित स्थलाकृतियां, तो प्रकार कौन कौन से हैं भ्रंशन के, वो देखते हैं। भ्रंश के प्रकार देखो, एक बार बता देता हूं भ्रंश होता क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं भ्रंश कैसे होता है। देखो दो चट्टानें हैं, इस तरीके से ये चट्टानें हैं दो, और ये विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, और ये जो है ये कहलाता है आपका भ्रंश कगार। इस प्रकार से भ्रंश उत्पन्न होता है। किसी चट्टान, दो चट्टानें एक भ्रंश रेखा के सहारे, दो चट्टानें एक भ्रंश रेखा के सहारे जब विपरीत दिशाओं में गति करती हैं, एक दूसरे से दूर हटती हैं, वो कहलाता है आपका भ्रंश। और जिस रेखा के सहारे हटती हैं उसको कहते हैं अपन भ्रंश कगार। अब बात करते हैं इसके प्रकारों की। भ्रंश के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है देखो भ्रंश के प्रकार, और इसमें पहला है सामान्य भ्रंश। देखो सामान्य भ्रंश क्या होता है, इसमें दो चट्टानें एक भ्रंश रेखा के सहारे दूर दूर हटती हैं, दो चट्टानें एक भ्रंश रेखा के सहारे दूर दूर हटती हैं, उसे कहते हैं अपन सामान्य भ्रंश। जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया है आपके सामने, ये एक सामान्य भ्रंश का ही उदाहरण है। देखो जब दो चट्टानें एक भ्रंश रेखा के सहारे, ये आपकी भ्रंश रेखा बोल सकते हैं इसको, इसके सहारे एक दूसरे से दूर हट रही हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम सामान्य भ्रंश। ठीक है। सामान्य भ्रंश क्या होता है, जब दो चट्टानें एक भ्रंश रेखा के सहारे एक दूसरे से दूर हटती हैं, उसे अपन कहते हैं सामान्य भ्रंश। ठीक है। यही मैं बता देता हूं आपको दूसरा, व्युत्क्रम भ्रंश। व्युत्क्रम या इसको उत्क्रम भी कहते हैं, या इसको संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहते हैं। ठीक है। सामान्य भ्रंश हो गया। अब है उत्क्रम या व्युत्क्रम भ्रंश। इसमें क्या होता है, इसमें तो दूर दूर गति कर रही हैं। सामान्य भ्रंश में जो तरंगे हैं या उनकी गतियां हैं दो चट्टानों की, वे विपरीत दिशा में गति है। लेकिन व्युत्क्रम या उत्क्रम भ्रंश में क्या है, इसमें दो चट्टानें एक दूसरे के सामने गति कर रही हैं, एक दूसरे के सामने गति कर रही हैं इसमें दो चट्टानें, इसीलिए इसको व्युत्क्रम। देखो सामान्य भ्रंश है और किसी चीज का उल्टा जो होता है उसे अपन व्युत्क्रम कह देते हैं। तो सामान्य भ्रंश का उल्टा जो हो रहा है वो हो रहा है किसमें, व्युत्क्रम या उत्क्रम भ्रंश में। अब इसमें तो देखो
तनाव बल कार्य कर रहा था, यानी कि दूर दूर चीजें हो रही थी, तो इसमें यहां लिख देता हूं तनाव बल। यहां तनाव बल कार्य कर रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, संपीड़न बल कार्य कर रहा है। संपीड़न बल कार्य कर रहा है, ठीक है। यहां पे क्या तनाव बल कार्य कर रहा है और व्युत्क्रम भ्रंश में संपीड़न बल कार्य कर रहा है, इसीलिए इसको संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहते हैं। दोनों भ्रंश आपको समझ आए होंगे, सामान्य भ्रंश और व्युत्क्रम भ्रंश, ठीक है। अगला है तीसरा, तीसरा भ्रंश है अति उत्क्रम भ्रंश। अति उत्क्रम भ्रंश में क्या है, इसमें कई चट्टानें एक भ्रंश के सहारे एक दूसरे पर विपरीत दिशा में गति, एक दूसरे के आमने सामने गति करती हैं। इसमें कई सारी देखो उत्क्रम भ्रंश में 2 चट्टानें थी, अति उत्क्रम में क्या है, इसमें कई चट्टानें एक दूसरे के आमने सामने गति करती हैं। ठीक है, ऐसे ये हो गया। इसमें क्या है, कई चट्टानें, कई चट्टानें कई चट्टानें कई भ्रंश रेखाओं के सहारे आमने सामने गति करती हैं। ठीक है, वो कहलाती है कौन सी, अति उत्क्रम भ्रंश कहलाता है। कई चट्टानें हैं आमने सामने गति कर रही हैं। देखो उत्क्रम में 2 चट्टानें थी, यहां कई चट्टानें हो गई, तो इसको अति उत्क्रम भ्रंश कह दिया। चौथा है सीढ़ीनुमा भ्रंश। सीढ़ीनुमा भ्रंश में क्या है, देखो यहां आमने सामने गति कर रही हैं और यहां कई ऐसी चट्टानें होती हैं वो सीढ़ीनुमा आकृति बनाती हैं और एक दूसरे से विपरीत गति करती हैं, सीढ़ीनुमा आकृति बनाती हैं। जैसे देखो ठीक है, इसमें कई चट्टानें जो भ्रंशकाकार का निर्माण कर रही हैं वो एक सीढ़ीनुमा आकृति में दिखाई देती हैं। ठीक है, एक सीढ़ीनुमा आकृति में दिखाई देती हैं, उसको अपन सीढ़ीनुमा भ्रंश कहते हैं। कई चट्टानें हैं, यहां लिख देता हूं कई चट्टानें भ्रंश रेखा के सहारे सीढ़ीनुमा आकृति का निर्माण करती हैं। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चौथा है आपका सीढ़ीनुमा भ्रंश। इसके बाद है पांचवा रूपांतरित भ्रंश। रूपांतरित भ्रंश,
देखो रूपांतरित भ्रंश में क्या होता है, इसमें दो चट्टानें एक दूसरे के आमने सामने गति नहीं करती हैं, ठीक है, क्षैतिजीय गति करती हैं, यानी कि पास से निकलती हैं, आमने सामने गति नहीं करती हैं, ठीक है, ना ही विपरीत दिशा में गति करती हैं, ये क्षैतिज गति करती हैं और एक दूसरे के सारे किनारे के सारे निकलती हैं। जैसे ये एक चट्टान है और ये एक चट्टान है, ये गति कर रही हैं ऐसे, और एक दूसरे से रगड़ खाते हुए या क्षैतिज गति के साथ आगे बढ़ती हैं। इसमें दो चट्टानें क्षैतिज गति करते हुए क्षैतिज गति करते हुए पास से निकलती हैं, पास से निकलती हैं। यह है आपका रूपांतरित भ्रंश। अब इसके बाद हम देखते हैं भ्रंश, जो भ्रंश स्थलाकृति हैं, कौन कौन सी भ्रंश के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। भ्रंश द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, भ्रंश द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, भ्रंश से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इसमें अपन पहला पढ़ते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत कैसे, कौन से हैं या इनका निर्माण कैसे होता है, वो होता है भ्रंश स्थलाकृतियों द्वारा या भ्रंश के बल द्वारा। भ्रंशन का जो बल होता है, जिसे चटकन या भ्रंशन पैदा होता है, उसमें आता है, उससे बनता है ब्लॉक पर्वत। अब ये कैसे बनता है, देखो, दो भ्रंश रेखाओं के सहारे ठीक है, ये दो भ्रंश रेखाएं हैं आपकी, और इस दो भ्रंश रेखाओं के सहारे ये जो दो पार्ट हैं आसपास वाले, ये इस प्रकार से नीचे गति कर गया, यानी कि धसान हो गया। आसपास वाले जो भाग हैं, दो चट्टानें हैं, ये नीचे धस गई, ये स्थिर रह गया बीच वाला, ठीक है। दो भ्रंश रेखाओं के सहारे चट्टानों का नीचे धसाव और उसके बीच में एक जो भाग ऊपर रह जाता है, यानी स्थिर रह जाता है, उसे अपन कहते हैं ब्लॉक पर्वत। इस तरह जो पर्वतों का निर्माण होता है उसे अपन ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इस तरह से जो पर्वत बनेगा उसे अपन कहेंगे ब्लॉक पर्वत, ठीक है। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण की यदि बात करें तो जैसे कि सियारा नवादा जो पर्वत है, विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है, यूएसए में है ये, विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत। बड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। एक ये हो गया, एक आप ये ले सकते हैं आपका सतपुड़ा पर्वत, ये आपके ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं, ठीक है। कैसे बनता है मैं आपको बताया है। अब इसके बाद अगला है दूसरा होस्ट पर्वत। होस्ट पर्वत,
देखो होस्ट पर्वत का निर्माण कैसे होता है, दो भ्रंश रेखाओं के सहारे जब एक भाग चट्टान का एक भाग, जैसे ये दो भ्रंश रेखाएं हैं, ये दोनों तो स्थिर हैं और ये भी स्थिर है, लेकिन ये क्या है, ऊपर उठ गया। दो भ्रंश रेखाओं के सहारे दो चट्टानों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, लेकिन आसपास वाले भाग स्थिर रह जाते हैं। इस प्रकार जो पर्वत का निर्माण होता है उसे अपन कहते हैं, होस्ट पर्वत। और इसका उदाहरण होस्ट पर्वत ही इसका उदाहरण है। होस्ट पर्वत, ठीक है, ये इसका उदाहरण है। कैसे बनता है होस्ट पर्वत, कि दो भ्रंश रेखाओं के सहारे चट्टान का एक भाग ऊपर उठ जाता है और उसके आसपास वाले भाग स्थिर रह जाते हैं, तो निर्माण होता है किसका, होस्ट पर्वत का। उसके बाद है आपका, इसी में देख लेते हैं तीसरा, भ्रंश घाटी, या इसको अपन ग्राबेन भी कहते हैं। भ्रंश घाटी या ग्राबेन, इसमें क्या होता है, दो भ्रंश रेखाओं के सहारे चट्टान का एक भाग, दो भ्रंश रेखाओं के सहारे चट्टान का एक भाग नीचे धंस जाता है और उसके आसपास वाले दो भाग स्थिर रह जाते हैं। इस प्रकार निर्मित घाटी कहलाती है आपकी भ्रंश घाटी, या इसको अपन ग्राबेन भी कहते हैं। ठीक है, भ्रंश घाटियों के उदाहरण की यदि बात करें तो मृत घाटी है, आपकी मृत घाटी है, आपका नर्मदा, ताप्ती या दामोदर घाटियां हैं, ये आपकी भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। ठीक है, और आपका मृत सागर है, ठीक है, काला सागर है, ये सब किसके उदाहरण हैं, भ्रंश घाटी या ग्राबेन के। कैसे होता है इनका निर्माण, जब दो भ्रंश रेखाओं के सहारे एक चट्टान नीचे धंस जाती है, उसका धसाव हो जाता है और आसपास वाले उसके भाग हैं वो स्थिर रह जाते हैं। इस प्रकार जो निर्मित स्थलाकृति है वो कहलाती है आपकी भ्रंश घाटी। इसके बाद है चौथा, रैंप घाटी। देखो रैंप घाटी क्या होती है, इसमें दो भ्रंश रेखाओं के सहारे चट्टान का एक भाग, ये इसकी भ्रंश रेखाएं हैं, एक भाग स्थिर रह जाता है, एक भाग स्थिर रहता है और इसके आसपास वाले भाग जो हैं ऊपर उठ जाते हैं। और इस प्रकार जो निर्मित स्थलाकृति है या इस प्रकार की निर्मित जो घाटी है वो कहलाती है आपकी रैंप घाटी। ठीक है, इस रैंप घाटी के उदाहरण की यदि बात करें तो इसका उदाहरण है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र घाटी कैसे निर्माण होता है रैंप घाटी का, जब दो भ्रंश रेखाओं के सहारे एक चट्टान का एक भाग तो नीचे स्थिर रह जाता है और उसके आसपास वाले भाग ऊपर उठ जाते हैं, तो उसको अपन कहते हैं क्या, रैंप घाटी। तो ये मैंने बताया आपको भ्रंश के प्रकार और भ्रंश द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां।
अब बात करते हैं अपन बलन की। बलन, अब देखो हम बलन के प्रकार पढ़ेंगे और बलन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां पढ़ेंगे। बलन के बारे में मैंने आपको बताया है, इसमें संपीड़नात्मक बल कार्य करता है, यानी कि चट्टानें आमने सामने की ओर गति करती हैं और इस गति के कारण ही इसमें फोल्ड पड़ जाते हैं या बलन पड़ जाते हैं। और कितने प्रकार के बलन होते हैं, कौन कौन से बलन होते हैं, और उसके बाद इस बलन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं, ये हम देखेंगे। देखो बलन कैसे होते हैं। इस प्रकार जो चट्टानों में आमने सामने गति करने के कारण, चट्टानों में आमने सामने गति करने के कारण जो बलन पड़ते हैं, अब देखो इसमें जो ऊंचा उठा हुआ भाग है वो तो कहलाएगा अपनति, ऊपर उठा हुआ भाग कहलाएगा अपनति, और जो नीचे धसा हुआ भाग है वो कहलाएगा अभिनति। बलन में ऊंचा उठा हुआ भाग कहलाता है अपनति और नीचे धसा हुआ भाग है वो कहलाता है अभिनति। ठीक है। जब इनमें भी जैसे देखो ये बलन है, इसमें यहाँ पे भी कुछ बलन पड़ जाएं और इसमें यहाँ पे भी कुछ बलन पड़ जाएं। ठीक है, यानी कि अभिनति में बलन पड़ेंगे। अभिनति में भी छोटे छोटे बलन देखने को मिलते हैं। अभिनति में भी छोटे छोटे बलन जब देखने को मिलते हैं उसे कहते हैं अपन सम अभिनति। ठीक है। और जब ऊंचे उठे हुए भाग यानी कि अपनति में बलन, छोटे छोटे बलन देखने को मिलते हैं उसे कहते हैं सम अपनति। ठीक है, ऊंचा उठा हुआ भाग अपनति, नीचे धसा हुआ भाग अभिनति। जब अभिनति में भी बलन देखने को मिलते हैं उनको कहते हैं अपन समअभिनति, और जब अपनति में भी बलन देखने को मिलते हैं उसको अपन कहते हैं समअपनति। ठीक है, ये कुछ इसके बलन कैसे पड़ता है वो है। अब बात करते हैं बलन के प्रकार की। बलन के प्रकार, तो बलन के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कि इस बलन के द्वारा निर्मित कुछ स्थलाकृतियां, इस बलन में भी इसमें कुछ स्थलाकृतियां होती हैं जो कि अलग अलग देखने में लगती हैं कि इसकी आकृति किसी की समान, दोनों भुजाओं की आकृति समान है, किसी की एक की 90 डिग्री पे है, एक की उसके अलावा है। तो इस प्रकार से बलन के प्रकार होते हैं। तो बलन के प्रकार में पहले हम पढ़ेंगे, पहला है सममित बलन। सममित बलन, देखो इस सममित बलन में क्या होता है कि एक पर्वत की दोनों भुजाएं, एक पर्वत की दोनों भुजाएं एक पर्वत है, इसकी दोनों भुजाओं का जो ढाल है वो क्या होता है, समान होता है। दोनों भुजाओं का ढाल समान, पर्वत की दोनों भुजाओं का ढाल समान, वो क्या कहलाता है, सममित बलन। इस प्रकार से होती हैं ये दोनों भुजाएं। एक पर्वत की दोनों भुजाएं, यदि उन दोनों भुजाओं का ढाल, हम ढाल की बात कर रहे हैं, दोनों भुजाओं का ढाल यदि समान है तो उसे अपन कहते हैं सममित बलन। इसके यदि एक उदाहरण की बात करें तो एक उदाहरण है इसका, जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में है।
जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड। देखो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका थोड़ा थोड़ा अंतर है इन बलन के प्रकारों में, वो आपको ध्यान रखने हैं। ये क्वेश्चन आएगा कि जब पर्वत की दोनों भुजाएं, पर्वत के जो बलन है उसकी दोनों भुजाएं समान हैं, उनका ढाल जो है समान है, वो किस प्रकार का प्रकार है बलन का, तो है आपका सममित बलन। उदाहरण की यदि बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जूरा पर्वत किस प्रकार के बलन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन असममित बलन। असममित बलन, देखो असममित बलन में क्या होता है, इसमें तो दोनों भुजाएं समान हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इनका जो ढाल है वो असमान होता है, दोनों भुजाओं का ढाल, अरे ऐसे, यानी कि दोनों भुजाओं का जो ढाल है वो होगा असमान। दोनों पर्वत की दोनों भुजाओं का ढाल, पर्वत की दोनों भुजाओं का ढाल असमान होता है। ठीक है, इसमें समान है सममित बलन में, और असममित बलन में क्या है, असमान। इसके एग्जाम्पल की यदि बात करें तो इसका उदाहरण है पेनाइन, जो श्रेणी है पेनाइन, आपकी कहां पे है, इटली में। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, सममित बलन में दोनों भुजाओं का ढाल क्या है, समान है, लेकिन असममित बलन में दोनों भुजाओं का ढाल क्या है, असमान है। उदाहरण दोनों के, जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड सममित का उदाहरण है, और पेनाइन श्रेणी इटली किसका, असममित का उदाहरण है। इसके बाद है अगला एक दिग्नत, तीसरा एक दिग्नत। एक दिग्नत बलन, अब देखो एक दिग्नत बलन में क्या होता है, इसकी दोनों भुजाओं में एक भुजा तो 90 डिग्री की होती है, उसके बाद दूसरी भुजा उसके अलग डिग्री पे होती है। जैसे इसकी एक भुजा तो है 90 डिग्री पे, और उसकी दूसरी भुजा है अन्य ढाल इसका, यानी कि समान ढाल नहीं होता है, लेकिन इसकी एक भुजा होती है 90 डिग्री पे और दूसरी भुजा इसके असमान होती है। यानी कि एक भुजा का ढाल 90 डिग्री होता है, और दूसरी भुजा, इसके भुजा का ढाल अन्य होता है, भुजा का ढाल अन्य होता है। ठीक है, इस प्रकार से है आपका एक दिग्नत बलन। और इसका उदाहरण यदि बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसका उदाहरण है। ठीक है, एक दिग्नत बलन क्या है, इसकी एक भुजा तो 90 डिग्री के कोण पर होती है धरातल से, और दूसरी भुजा इसके अलावा किसी कोण पर होती है, यानी कि एक भुजा 90 डिग्री, बाकी दूसरी भुजा किसी भी डिग्री पे इसका धरातल के साथ कोण बनाती हो, वो कहलाता है एक दिग्नत बलन। अब एक दिग्नत बलन में भी इसके उदाहरण की यदि बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में जो है वो है इसका एक दिग्नत बलन का उदाहरण। अगला है इसी में समनत बलन।
चौथा है समनत बलन। देखो समनत बलन में क्या होता है, इसमें दोनों जो पर्वत की दोनों भुजाएं हैं वो समानांतर होती हैं, ठीक है, समानांतर होती हैं और एक ही दिशा में होती हैं। इनका झुकाव ऐसा हो जाता है, एक ही दिशा में झुकाव हो जाता है और दोनों भुजाएं समानांतर हो जाती हैं, लेकिन क्षैतिज नहीं होती है। देखो जैसे इस प्रकार होती हैं। दोनों भुजाएं समानांतर होती हैं, एक ही साइड में झुक जाती हैं, लेकिन ये क्षैतिज नहीं होती हैं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, देखो दोनों भुजाएं एक ही दिशा में झुक जाती हैं और समानांतर हो जाती हैं, समानांतर हो जाती हैं, लेकिन क्षैतिज नहीं होती, लेकिन क्षैतिज नहीं होती हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की यदि बात करें तो इसका एग्जाम्पल कालाचिता पर्वत है, पर्वत जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, एक दिग्नत बलन ध्यान रखना है, एक कोण समानांतर यानी कि समकोण होता है, दूसरा उसके अलावा होता है। इसके उदाहरण की यदि बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया का पर्वत श्रेणी है वो है। और समनत बलन की यदि बात करें, एक ही साइड में झुक जाते हैं, दोनों भुजाएं समानांतर हो जाती हैं, वो कहलाता है आपका समनत बलन। उदाहरण की यदि बात करें तो कालाचिता पर्वत पाकिस्तान का आपका इसका उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला पांचवा, परिवलन। देखो परिवलन में क्या होता है, अभी जैसे कि हमने पढ़ा, देखो हमने देखा था समनत बलन, इसकी दोनों भुजाएं समानांतर हैं लेकिन क्षैतिज नहीं है। और समनत परिवलन में क्या होता है, ये दोनों भुजाएं क्षैतिज हो जाती हैं, दोनों भुजाएं क्षैतिज हो जाती हैं, ऐसे इस तरह इनका झुकाव हो जाता है दोनों भुजाओं का। इसमें दोनों भुजाएं समानांतर होते हुए क्षैतिज हो जाती हैं। क्षैतिज हो जाती हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और लिख लो, इसको शयान बलन भी कहते हैं, इसको शयान बलन भी कहते हैं। इसको शयान बलन भी कहते हैं। इसका उदाहरण की यदि बात करें, उदाहरण कैरिक कैसल पर्वत आपका ब्रिटेन में। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, दोनों भुजाएं समानांतर होते हुए क्षैतिज हो जाती हैं। देखो अभी अपने समनत बलन पढ़ा था, उसमें एक ही दिशा में झुक रही थी लेकिन वो समानांतर भी थी लेकिन क्षैतिज नहीं हो रही थी। इसमें इनका झुकाव इस तरह से हो जाता है कि ये क्षैतिज हो जाती हैं, ये कहलाता है आपका परिवलन। और इसके उदाहरण की यदि बात करें तो कैरिक कैसल पर्वत यूएसए, इसको शयान बलन के बाद नाम से भी जानते हैं। शयान बलन में क्या होता है,
कि ये क्वेश्चन शयन बलन के नाम से क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बलन को शयन बलन भी कहते हैं, तो परिबलन को अपन शयन बलन भी कहते हैं। अगला है प्रतिबलन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक भुजा का भाग टूटकर दूसरी भुजा पर विस्थापित हो जाता है। जैसे ये एक भुजा है, ये टूटकर दूसरी भुजा पर विस्थापित हो गई है। इसमें एक भुजा टूटकर दूसरी भुजा पर विस्थापित हो जाती है। यानी कि इसमें इतना बलन पड़ जाता है कि ये एक साइड में झुकते हुए, जैसे ये है आपकी परिबलन, ये इतनी झुक गई और इसमें और बलन पड़ रहा है तो ये भुजा ऊपर वाली टूट के इस भुजा पे गिर जाए या इस पे विस्थापित हो जाए तो कहलाती है प्रतिबलन। और ये ऊपर वाला भाग है यानी कि एक भुजा है जो टूटकर इस पे पड़ी है वो कहलाती है आपकी नापे या ग्रीवाखंड। इसको कहते हैं अपन नापे या ग्रीवाखंड। ठीक है, यह है आपका प्रतिबलन। इसके बाद है अगला 7वां पंखा बलन। देखो पंखा बलन में क्या होता है, इसकी अपनति और अभिनतियों में छोटी छोटी अपनतियां देखने को मिलती हैं तो उसको अपन कह देते हैं पंखा बलन। जैसे कि देखो इस तरह से है, ठीक है। जब अपनति और अभिनतियों में भी छोटी छोटी अपनति और अभिनतियां देखने को मिलती हैं। वो क्या कहलाता है, पंखा बलन। इस तरह से ये आकृति बनती है पंखा बलन की। अगला है 8वां बंद बलन। देखो बंद बलन में क्या होता है, इसकी दोनों भुजाओं के बीच 90 डिग्री से कम का कोण होता है। दोनों भुजाओं के बीच 90 डिग्री से कम का कोण होता है। देखो यहां बना देता हूं, दोनों भुजाओं के बीच 90 डिग्री से कम का कोण हो। तो उसे क्या कहते हैं अपन, बंद बलन। यहीं पे एक और लिख देता हूं, खुला बलन।
इसमें क्या होता है, देखो ये बंद बलन है तो 90 डिग्री से कम का कोण है, और खुला बलन है तो उसमें 90 डिग्री से अधिक का कोण होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। कैसे बनता है देखो, इसमें दोनों भुजाओं के बीच कोण 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम होता है। वो कहलाता है आपका खुला बलन। इसमें मैंने पंखा बलन बताया, बंद बलन बताया और खुला बलन बताया। पंखा बलन में क्या है, अपनतीय और अवनतियों में भी बलन देखने को मिलते हैं, अपनतीय अवनतीय। बंद बलन में क्या है, इसकी दोनों भुजाओं के बीच 90 डिग्री से कम का कोण बनता है। खुला बलन में क्या है, इसमें दोनों भुजाओं के बीच कोण 90 डिग्री से अधिक होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। तो इस प्रकार अपन ने भ्रंशन और बलन दोनों से द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में बात की। इन्हीं से लेकर आपको हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से बलन की क्या विशेषता है, कौन सा भ्रंश किस प्रकार बनता है, ठीक है। और भ्रंशों के प्रकार और बलन के प्रकार के बारे में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये था आपका भू संचलन टॉपिक। मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो यदि आपको यूजफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और यदि आपकी कोई क्वेरीज रहती हो या किसी टॉपिक से संबंधित कोई बात हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि हमको इस टॉपिक से कोई दिक्कत है, तो आप टॉपिक भी कमेंट में डाल सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, थोड़ा सपोर्ट बनाएं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।